सो दिस इज़ लेक्चर 3 फॉर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, सो इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बाद हमने देखना है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ओके, इससे पहले हमारे लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिस्कस कर लिया है, लंग के कैपेसिटीज़ को डिस्कस कर लिया है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को डिस्कस कर लिया है। ओके, सो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होता है? जहाँ पर गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? एल्वियोलाई में हो रहा है। ओके, सो अब देखो ये क्या है? ये एल्वियोलर वॉल है। ये जो रेड से बना हुआ है सबसे अंदर में, ये क्या है? ये है एल्वियोलर वॉल। ठीक है, एंड ये एल्वियोलर वॉल जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल। ठीक है, ये जो एपिथेलियम होता है ये क्या होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। ठीक है, हम सारे के सारे एपिथेलियम को आगे एनिमल टिश्यूज़ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम कुछ शेप में इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के शेप में होते हैं। अगर आप एक सरफेस में देखते हो तो इस तरीके के देखने में होते हैं। ठीक है, सो इसी को हमने इस तरीके से कट करके ऐसे बनाया है। ओके, सो ये क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम है, किसका? एल्वियोलर वॉल का है। आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एक सेल का ही है। ठीक है, तो ये क्या है? सिंगल सेल्ड है। ठीक है, इसकी जो थिकनेस होती है ये क्या होती है? सिंगल सेल्ड होती है। सो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? वन सेल्ड या फिर सिंगल सेल्ड थिक, सिंगल सेल्ड थिक। ठीक है, सिंगल सेल थिक का मतलब आप समझो इसके ऊपर ये एक लेयर है, अभी अगर इसके ऊपर हम लोग एक और लेयर लगा देते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम का तो ये क्या हो जाएगा? डबल लेयर थिक हो जाएगा। इसके ऊपर अगर हम लोग एक और लेयर लगाते हैं तो ये ट्रिपल लेयर थिक हो जाएगा। ठीक है, बट ये कैसा है? ये कैसा है? सिंगल सेल्ड थिक है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर ऑफ सेल्स हैं। अभी सिंगल सेल थिक होने का रीज़न क्या है? जितना पतला होगा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन उतना इजीली गैसेस का क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। ठीक है, सो हमने क्या रखना है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को पतला रखना है, इसीलिए ये जो मेम्ब्रेन है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल्ड थिक है। उसके बाद सिंगल सेल्ड थिक स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल के जस्ट बाद हमारे को मिलता है बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस का हम लोग बात करते हैं इसके बाद में। उसके बाद हमारे को देखने को मिलता है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। बेसमेंट सब्सटेंस के जस्ट बाहर क्या रहता है? ब्लड कैपिलरी रहता है। ठीक है, ब्लड कैपिलरी जिसके अंदर क्या रहते हैं? आरबीसीज रहते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा वगैरह रहता है, पूरा का पूरा ब्लड रहेगा। ठीक है, सो ब्लड कैपिलरी का क्या रहेगा? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये जो ये पार्ट है, जो ये लेयर है, इसको क्या बोलेंगे हम? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। सो सिर्फ ये इनर वाला पार्ट एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, बेसमेंट सब्सटेंस जो कि ग्रीन से बना हुआ है, एंड स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल, ये तीनों मिलकर के ही क्या बनाते हैं? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, सो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किस किस चीज़ का बना हुआ है? एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। उसके बाद है हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल, एल्वियोलर वॉल, एंड इन दोनों के बीच में है हमारे पास क्या? बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, अभी इस बेसमेंट सब्सटेंस का फंक्शन समझो। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ है क्या? बेसमेंट सब्सटेंस। इस बेसमेंट सब्सटेंस का फंक्शन क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स support to squamous epithelium of alveolar wall, squamous epithelium of alveolar wall and endothelium of blood capillary, endothelium of blood capillary। ठीक है, जो ये एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी है एंड ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है एल्वियोलर वॉल का, इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसका काम क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको किसको? स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल एंड
एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। इन दोनों को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बेसमेंट सब्सटेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर कभी भी पूछता है बेसमेंट सब्सटेंस का फंक्शन तो हमारे को पता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है किन दोनों को, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल एंड एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। और एक चीज़, जो स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल होता है वो कैसा होता है, सिंगल सेल थिक होता है। ठीक है, सिंगल सेल थिक होता है, सिंगल सेल का लेयर होता है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। अभी इसकी अगर थिकनेस की बात करते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात करते हैं, सो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हमारा कितना सा बन रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसी को हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसको बाहर को तो काउंट करेंगे नहीं। ठीक है, सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस होती है, लेस देन 1 मिलीमीटर। ठीक है, लेस देन 1 मिलीमीटर की थिकनेस होती है किसकी, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की। ओके, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो लेस देन 1 मिलीमीटर थिक होता है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में क्या क्या रहता है, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल एंड बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, ये तीनों मिला करके लेस देन 1 mm थिक होते हैं, 1 mm थिक होते हैं। ओके, सो यहीं पर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेम डायग्राम में, एक बार आप वहाँ पर भी रेफर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 देखेंगे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे। ओके, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमने किसका किसका ट्रांसपोर्ट देखना है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखना है एंड हमने देखना है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखना है हमारी बॉडी में। ओके, सो अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है वो 97% ट्रैवल करता है बाइंडेड टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में बाइंड होकर के ये 97% क्या करता है, ट्रैवल करता है। ठीक है, एंड हीमोग्लोबिन कहाँ पर रहता है, RBC में रहता है, 97% बाई RBC। ठीक है, सो 97% ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है बाइंडेड टू हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक रेड कलर्ड पिगमेंट होता है एंड उसमें क्या रहता है, आयरन रहता है। एंड 3% जो ऑक्सीजन बचा रहता है वो ट्रैवल करता है एज डिजॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा, डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ठीक है, अभी बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। सो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये 20 to 25% ट्रैवल करता है बाई आरबीसी के साथ बाइंड करके 20 to 25% ट्रैवल करता है। बाकी के 70% जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो ट्रैवल करते हैं एज बाइकार्बोनेट आयंस, दैट इज HCO3। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, एंड बाकी के 7%, 5 to 7% जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं एज डिजॉल्व स्टेट। ओके, इन डिजॉल्व स्टेट में ट्रैवल करते हैं। कहाँ पर डिजॉल्व रहेंगे, प्लाज्मा में डिजॉल्व रहेंगे एज डिजॉल्व्ड स्टेट। ठीक है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक और बात, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25% higher than
हायर देन ऑक्सीजन। ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो 20 to 25% ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में CO2 की सॉल्युबिलिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। कितनी ज़्यादा रहती है, 20 से 25%। अभी अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो इसकी वजह से क्या होगा, डिफ्यूजन जो होगा, डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। डिफ्यूजन ज़्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 20 to 25% ज़्यादा सॉल्यूबल होता है, जिसकी वजह से उसका डिफ्यूजन भी ज़्यादा होता है। एंड डिफ्यूजन ज़्यादा होने की वजह से उसका जो पार्शियल प्रेशर रहता है वो भी ज़्यादा रहता है। ओके, अभी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को डिटेल में देखते हैं कि ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है, उसके बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है, 97% तो होता है बाई RBC। ठीक है, बाई RBC कितना परसेंट, 97%। 97% जो ऑक्सीजन रहता है वो RBC में बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से, बाइंडेड टू हीमोग्लोबिन। एंड जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या होता है, एक रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, रेड कलर्ड पिगमेंट। एंड इसमें क्या रहता है, आयरन रहता है, आयरन रहता है। ठीक है, आयरन कंटेनिंग। ओके, सो हीमोग्लोबिन जो रहता है वो रेड कलर्ड पिगमेंट रहता है एंड उसके पास क्या रहता है, आयरन रहता है। एंड 97% जो ऑक्सीजन रहता है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ही ट्रैवल करता है। अभी जो एक हीमोग्लोबिन होता है वो कितने सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करा सकता है, वन हीमोग्लोबिन molecule can transport 4 molecules of oxygen, ठीक है। जो एक मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन का, एक मॉलिक्यूल जो होता है हीमोग्लोबिन का वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। ओके, अभी देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस बाइंडिंग को। ठीक है, यहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट लिख सकते हो या फिर और क्या लिख सकते हो, और बाइंड। ठीक है, अभी इस बाइंडिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सो फैक्टर्स affecting binding of oxygen to hemoglobin। ओके, यहाँ पर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो होते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहला पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा उतना ज़्यादा बाइंडिंग होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग। ठीक है, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बाइंडिंग होगा। बट अगर हम लोग बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, उसके बाद हम आते हैं टेम्परेचर पे एंड हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की। तो ये तीनों ही क्या रहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं किसके, बाइंडिंग के। ठीक है, सो जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रहेगा उतना कम होगा बाइंडिंग,
जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना कम होगा बाइंडिंग, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रहेगा उतना कम होगा क्या, बाइंडिंग। ओके, सो ये तीनों ही कैसे रहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं किसके, बाइंडिंग से। ठीक है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग से कैसे रहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ओके, सो एक चीज़ आपने देखा होगा कि या फिर सुना होगा कि जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं लोग उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उनको ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है। वहाँ पर जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप हायर हाइट में चले जाओगे, वहाँ पर क्या रहता है, एयर प्रेशर कम होता रहता है। अभी एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर कम हो जा रहा है तो बाइंडिंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाइंडिंग कम हो जाएंगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसीलिए जो लोग हाई ऑल्टीट्यूड में ही रहते हैं, जो हिली एरियाज़ में ही रहते हैं लोग, उनमें नॉर्मल पर्सन से जो क्या कहते हैं आरबीसीज का काउंट है वो ज़्यादा मिलता है। क्यों ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उनको ज़्यादा हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है। क्योंकि वहाँ पर जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम रहता है तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 3 या 2 ही मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर पाता है। ठीक है, नॉर्मली एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, बट जब हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो वहाँ पर नॉर्मली एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर पा रहा है, 2 या 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को ही बाइंड कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जो हाई ऑल्टीट्यूड में रहते हैं लोग, हिली एरियाज़ में रहते हैं, उनके अंदर आरबीसीज का काउंट ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। क्यों, क्योंकि उनको ज़्यादा हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन समझ में आ गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, आरबीसीज से ऑक्सीजन बाइंड करता है, क्योंकि आरबीसीज में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। एंड ये क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब ऑक्सीजन जुड़ता है हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन जुड़ता है ये क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। एंड ये जो होता है ये क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बनेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट करके हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन भी बनेगा। कैसे, देखो एल्वियोलर वाल में क्या हो रहा है, एल्वियोलाई के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होगा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा इन एल्वियोलाई। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। बट जब वो टिश्यूज़ में पहुँचेगा तो टिश्यूज़ में क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है इन टिश्यूज़, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन करके टिश्यूज़ के पास पहुँचा। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, टूट जाएगा इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा, डिफ्यूज़ होकर के टिश्यूज़ के अंदर चला जाएगा एंड हीमोग्लोबिन या तो अकेला या फिर टिश्यूज से निकले हुए CO2 के साथ बाइंड होकर के वापस एल्वियोलाई में पहुंच जाएगा। ओके, CO2 तो 20 to 25% ही बाइंड करते हैं हीमोग्लोबिन से, बाकी हीमोग्लोबिन अकेले आ जाएंगे। ओके, सो ये क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। एल्वियोलाई में क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, टिश्यूज़ के पास पहुँचा। अब यही टिश्यूज़ के पास जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचेगा तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके चला जाएगा टिश्यूज़ के अंदर और फिर हीमोग्लोबिन या तो अकेला या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो करके एल्वियोलाई के पास वापस चले जाएंगे। ओके, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 20 to 25% वो बाइंड करता है आरबीसीज के साथ। आरबीसीज में वो बाइंड करता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। एंड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके वो बनाता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ओके, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होते हैं तो
CO2 प्लस HB दैट इज हीमोग्लोबिन क्या बनाते हैं ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये क्या बनाते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बना करके 20 to 25% जो CO2 होता है ये क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है। ये भी क्या रहता है रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है। ठीक है, टिश्यूज में कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बन गया, वापस जब लंग्स के पास गया तो CO2 बाहर चला गया एंड हीमोग्लोबिन वहाँ पर अकेला हो गया एंड यही हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके वापस टिश्यूज के पास आ जाएगा। 70% एज HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रेवल करता है 70%। अभी बाइकार्बोनेट आयंस बनने के लिए एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ओके, एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम होता है जो कि CO2 को H2O के साथ जोड़ करके कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड को वापस फिर से क्या बनाता है बाइकार्बोनेट आयंस बनाता है एंड इसी बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में फिर ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का। ओके, कौन सा एंजाइम रहता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस तरीके से काम करता है यहाँ पर देखो CO2 प्लस H2O रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर क्या करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या बनाएगा कार्बोनिक एसिड बनाएगा H2CO3। ये क्या है कार्बोनिक एसिड एंड इसी कार्बोनिक एसिड से फिर वापस क्या बनेगा यहाँ पर फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करेगा एंड क्या बनाएगा ये बाइकार्बोनेट आयंस एंड हाइड्रोजन आयन। ओके, सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या कर रहा है CO2 को H2O के साथ जोड़ रहा है एंड फाइनल प्रोडक्ट में बना रहा है क्या बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयन। ओके, सो क्या हो रहा है टिश्यूज में कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या कर रहा है H2O के साथ जोड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, बना रहा है कार्बोनिक एसिड फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या बना दे रहा है कार्बोनिक एसिड से बाइकार्बोनेट आयंस बना रहा है और हाइड्रोजन आयंस बना दे रहा है। यही हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस जब एल्वियोलाई में पहुंच रहे हैं तो वापस कार्बोनिक एसिड बन रहे हैं क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर कार्बोनिक एसिड से वापस क्या बन जा रहे हैं CO2 और H2O बन जा रहे हैं एंड CO2 फिर क्या हो रहा है एल्वियोलाई से डिफ्यूज़ हो जा रहा है, ब्लड से डिफ्यूज़ होकर के एल्वियोलाई में जा रहा है एंड एल्वियोलाई से वापस बाहर एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है। ठीक है, सो ये क्या है एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। एक एंजाइम काम करता है, इस एंजाइम का नाम क्या है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम कर रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है ये रिएक्शन। ठीक है, CO2 से H2O मिल रहा है, बन रहा है कार्बोनिक एसिड से फिर क्या बन रहा है बाइकार्बोनेट आयंस एंड हाइड्रोजन आयन। ओके, एंड यही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होता है यही अफेक्ट करता है ऑक्सीजन के बाइंडिंग को भी। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं होगी, कम हो जाएगी। ओके, CO2 का पार्शियल प्रेशर भी ऑक्सीजन की बाइंडिंग को अफेक्ट करता है। ओके, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में आगे बढ़ते हैं। 7% जो CO2 रहता है वो डिजॉल्व हो जाता है इन प्लाज्मा। डिजॉल्व स्टेट में भी क्या करता है ट्रांसफर होता है CO2 का। क्यों? क्योंकि CO2 का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3% डिजॉल्व हो पाता है प्लाज्मा में, वहीं पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो 7% डिजॉल्व हो जाता है प्लाज्मा के अंदर। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ओके, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को देखते हैं। ग्राफ है, ग्राफ में जहाँ पर एक सिग्मॉइड कर्व बनता है उस ग्राफ को देखते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की। ओके, सो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है ये होता है ग्राफ इन बिटवीन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन
परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। बेसिकली ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग के परसेंटेज को बता रहा है वाई एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस में हमारे पास रहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, किसमें, mmHg में, ठीक है, mmHg में रहता है, ठीक है। सो वाई एक्सिस में हमारे पास क्या क्या रहता है ये याद रखना। वाई एक्सिस में हमारे पास रहता है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, दैट इज ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग के परसेंटेज को बता रहे हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mmHg में, ठीक है। सो ये जो ग्राफ है ये एक सिग्मॉइड ग्राफ है, ठीक है। सिग्मॉइड ग्राफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एस शेप दिख रहा है, एस की तरह दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड ग्राफ, ठीक है। ये क्या है, एक सिग्मॉइड ग्राफ, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है कि एक सिग्मॉइड ग्राफ है, वाई एक्सिस में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को बता रहा है, एक्स एक्सिस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बता रहे हैं mmHg। अभी इसी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में हमारे को पूछता है राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, ओके। अभी देखो अगर राइट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट मतलब ये जो कर्व है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये अगर कर्व थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। सो इससे हमारे को क्या समझ में आ रहा है कि भाई पार्शियल प्रेशर तो बढ़ रहा है, यहाँ पर सेम पार्शियल प्रेशर पे जो पहले था ज़्यादा बाइंडिंग हो रहा था ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का। अगर आप ब्लैक वाला कर्व देखते हो तो यहाँ पर सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में ऊपर वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, ज़्यादा बाइंडिंग हो रहा है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ, बट नीचे वाले ग्राफ में जिसमें राइट शिफ्ट हो चुका है इसमें क्या हो रहा है, कम बाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हमारे को पता करने की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से जो बाइंडिंग है वो कम हो जा रहा है, ओके। सो ये क्या शिफ्ट है, इसको हम बोलेंगे राइट शिफ्ट, ठीक है। राइट की तरफ जा रहे हैं, इसको हम बोलेंगे राइट शिफ्ट। इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर फैक्टर्स होंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, एज वेल एज टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इन तीनों फैक्टर्स के वजह से क्या होता है, राइट शिफ्ट होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, राइट शिफ्ट, ठीक है। अभी अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट शिफ्ट कर रहा है, राइट की तरफ आगे बढ़ जा रहा है, तो हमारे को क्या समझ में आ रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या टेम्परेचर, ये तीनों में से कुछ या फिर तीनों ही यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ क्या हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। अभी अगर हम लोग बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट की, अगर हम लोग बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट की, ठीक है, जो नॉर्मल से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सेम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, जहाँ पर नॉर्मल में कम हो रहा था सैचुरेशन या फिर बाइंडिंग ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ, यहाँ पर ज़्यादा बाइंडिंग हो रहा है। अगर ज़्यादा बाइंडिंग हो रहा है, इससे हम लोग क्या डिनोट कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का ये कम होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है ये भी कम होगा, एज वेल एज टेम्परेचर जो है ये भी कम होगा। ये तीनों फैक्टर्स है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ज़्यादा बाइंडिंग हो रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहाँ की तरफ शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। सो अगर लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ज़्यादा हो रही है, परसेंटेज सैचुरेशन विथ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन ये ज़्यादा है। और अगर राइट शिफ्ट कर रहा है तो यही सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट में बाइंडिंग बढ़ रही है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, वहीं पे राइट शिफ्ट में ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, ओके। यहाँ पर बाइंडिंग ऑफ
बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, बाइंडिंग बढ़ जाता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ। राइट शिफ्ट में क्या होता है, बाइंडिंग कम हो जाता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ। यही है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही एक सिंपल ग्राफ को बताया गया है। राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट नहीं पूछा गया, नहीं बताया गया, बट इससे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि आपको खुद से समझना है, ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। ग्राफ अगर आप देखते हो कि अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग बढ़ रहा है, अगर राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो कम हो रहा है। इससे हम लोग ये सारी चीज़ें क्या है, डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अभी इससे हमारे को एक और चीज़ समझ में आता है कि जो ऑक्सीजन का बाइंडिंग होता है, ठीक है, इससे हमारे को एक और चीज़ समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग है विथ हीमोग्लोबिन, इस पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है जो कि अफेक्ट कर दे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग को। यहाँ पर जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, यही फैक्टर्स है, यही 3 फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन की बाइंडिंग को हीमोग्लोबिन के साथ, ना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली क्या करते हैं, अफेक्ट नहीं कर रहा है ऑक्सीजन की बाइंडिंग को। ओके, यहाँ पर जो है ये 3 फैक्टर्स, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर जो है, यही 3 फैक्टर हैं, यही 3 मेन फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन की बाइंडिंग को हीमोग्लोबिन के साथ। ओके, सो अभी देखते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि जो हमारी ब्रीथिंग की जो रेगुलेशन है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन कौन से सेंटर्स है हमारे ब्रेन के अंदर, वो कौन कौन से सेंटर्स रेगुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं, हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ओके, सो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में हम सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है यही मेन होता है, यही हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रहा है, रेगुलेट करता है कि हमारे को कितनी लंबी ब्रीथ लेनी है, कितनी जल्दी छोड़नी है, यही रेगुलेट करता है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, हमारे CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन होता है, ब्रेन में मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है कौन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को थोड़ा बहुत सिग्नल भेजता है कौन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि ये भी CNS के पोन्स रीजन में सिचुएटेड होता है, ये क्या करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल्स भेजता है कि भाई ब्रीथ का जो लेंथ है उसको शॉर्ट कर दो, या फिर जो क्या कहते हैं ब्रीथ का रेट है, ब्रीथिंग रेट है, उसको बढ़ा दो। ठीक है, सो न्यूमोटैक्सिक सेंटर डायरेक्ट रेस्पिरेशन को रेगुलेट नहीं कर रहा है, बट न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेज रहा है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर फिर रेस्पिरेशन को रेगुलेट कर रहा है, हमारे ब्रीथिंग के ड्यूरेशन को, साइज को ऑल्टर कर रहा है, डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक कीमोसेंसिटिव एरिया रहता है, कीमोसेंसिटिव एरिया रहता है जस्ट पास में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के। ये क्या रहता है, ये सेंस करता है, सेंसिटिव रहता है टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बॉडी में अगर CO2 का कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा होता है तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया भी सिग्नल भेजता है किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, कि इस चीज़ को ओवरकम करे। कैसे करके करेगा, या तो रेस्पिरेशन बढ़ा देगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ा देगा, या फिर लंबे लंबे ब्रीथ लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, सो एक कीमोसेंसिटिव एरिया रहता है जो कि फिर से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजता है, जिससे कि CO2 या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए। सो कीमोसेंसिटिव एरिया क्या करता है, सेंस करता है, ये सेंसिटिव होता है टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी।
ऑप्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी जो कि हार्ट के पास रहते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, इनमें भी क्या रहता है, रिसेप्टर्स रहते हैं। ठीक है, किसको सेंस करते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और CO2 को सेंस करते हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स भी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। कैसे, ये भी सेंस करते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड CO2 को, जिससे कि वो क्या कर सके, रेगुलेट कर सके हमारे रेस्पिरेशन को। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो जो रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और CO2 का ही रोल है, जिससे कि रेस्पिरेशन रेगुलेट हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है हमारे बॉडी में तो हमारा बॉडी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, बट वहीं पर अगर CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा, तो उस चीज़ को सेंस कर लेता है हमारी बॉडी एंड उससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है, रेगुलेट कर देता है हमारे रेस्पिरेशन को। ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। ओके, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड, उनकी बात करते हैं। अभी बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एस्थमा की। एस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है। इन्फ्लेमेशन मतलब लाल हो जाना और अंदर स्वेलिंग आ जाना, जिसके वजह से क्या होता है, एक वीजिंग साउंड आता है। अस्थमा में क्या होता है, वीजिंग साउंड आता है, वीजिंग साउंड आता है। एंड क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो रहा है, जलन हो रहा है और सूजन आ जा रही है, स्वेलिंग आ जा रही है, किसमें, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में। अभी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अगर ट्रैक में स्वेलिंग आ रही है तो उससे क्या होगा, एयर पास होने में प्रॉब्लम होगा, एयर पास नहीं होगा तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा। एंड वही जब ठीक से एयर पास नहीं होता तो क्या होता है, एक वीजिंग सा साउंड आता है। ठीक है, सी करके साउंड आता है, उसको क्या बोलते हैं, वीजिंग साउंड। किसमें आता है, वो एस्थमा में आता है। ठीक है, बहुत कॉमन डिसऑर्डर है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एम्फाइसीमा की। एम्फाइसीमा में क्या होता है, एल्वियोलर वाल जो होता है, एल्वियोलर वाल गेट्स डैमेज्ड। ठीक है, जो एल्वियोलर वाल होता है वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है इसमें, किसमें, एम्फाइसीमा में। किस वजह से होता है, स्मोकिंग के वजह से हो सकता है। ठीक है, स्मोकिंग के वजह से क्या हो सकता है, जो एल्वियोलर वाल है वो डैमेज हो जाए एंड उसकी वजह से क्या होगा, एम्फाइसीमा हो जाएगा। डैमेज होकर के क्या होता है, हार्ड हो जाता है। डैमेज होकर के जो एल्वियोलर वाल है वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है एंड फ्लेक्सिबल नहीं रहता। एंड फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा तो वो फूल नहीं पाएगा तो उसमें एयर का पैसेज डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा एंड डैमेज हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा तो डिफ्यूजन में भी प्रॉब्लम आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो भी वर्कर्स रहते हैं जो कि स्टोन ग्राइंडिंग में रहते हैं, वर्कर्स इन स्टोन ग्राइंडिंग, ठीक है, जो भी पत्थर काटते हैं ना, टाइल्स वगैरह काट रहे होंगे, मार्बल वगैरह काट रहे होंगे, ठीक है, जो भी वर्कर्स ऐसे स्टोन ग्राइंडिंग का काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत सारा डस्ट इनहेल कर लेते हैं, इनहेल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट। ठीक है, एक बहुत बड़ा अमाउंट डस्ट का इनहेल कर लेते हैं। इसी डस्ट की वजह से क्या होता है, जो उनका इम्यून सिस्टम होता है ये इतने सारे फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करता है, एलिमिनेट नहीं कर पाता है,
तो इसी डस्ट के वजह से उनके लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक है, इसी डस्ट के वजह से डस्ट causes fibrosis in lungs। ठीक है, फाइब्रस टिश्यूज का प्रोलिफरेशन होता है जिसके वजह से क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। यही डस्ट के वजह से क्या होता है, लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है। ठीक है, सो यही 3 डिसऑर्डर्स हैं, यही 3 डिसऑर्डर्स को हमने देखना था। एक एस्थमा में क्या हो रहा है, ब्रोंके या ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन हो जा रही है जिसकी वजह से वीजिंग साउंड आ रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा है। एम्फाइसीमा में क्या हो रहा है, एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जा रहा है, किसकी वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से। एंड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में फाइब्रोसिस किसकी वजह से हो रहा है, डस्ट की वजह से हो रहा है। एक लार्ज अमाउंट ऑफ डस्ट जब कोई पर्सन इनहेल कर ले रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फाइब्रस टिश्यूज़ का प्रोलिफरेशन हो रहा है उसके लंग्स में, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, फाइब्रोसिस हो जा रहा है। ठीक है, सो यहीं पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ छूट गया था, वो था रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है वो कितना होता है, 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। ओके, जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट या फिर ब्रीथिंग रेट भी बोल सकते हो इसको, और क्या बोल सकते हैं, ब्रीथिंग रेट भी बोल सकते हैं। तो ये कितना होता है, 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में एक नॉर्मल इंसान नॉर्मली अगर भाग नहीं रहा है तो 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट लेता है। एक ब्रीथ में क्या क्या रहता है, इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मिलाकर के एक ब्रीथ हो रहा है, तो ऐसे 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट ले रहा है। ठीक है, एंड इसी तरीके से अगर आप क्या कहते हैं वो देखते हो, टाइडल वॉल्यूम को देखते हो, तो नॉर्मल ब्रीथिंग में सिर्फ और सिर्फ टाइडल वॉल्यूम ही इनहेल या एक्सहेल कर रहा है। ठीक है, सो टोटल कितना एयर यूटिलाइज कर रहा है 1 मिनट में, तो आप 1 मिनट में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 500 ml वो करता है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml नॉर्मल ब्रीथ में 500 ml ही इंस्पायर करता है या फिर एक्सपायर करता है। ठीक है, 500 ml एयर ही इंस्पायर या एक्सपायरेशन कर रहा है इंसान। तो नॉर्मल ब्रीथ में 500 ml एयर इंटू 12 और 16, तो 12 इंटू 500 कितना होता है, 6000 ml टू 8000 ml। ठीक है, 6000 से 8000 ml एयर क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है या फिर ब्रीथ कर रहा है 1 मिनट में। ठीक है, अगर पूछता है कि 1 मिनट में एक नॉर्मल इंसान कितना ml एयर यूज़ करता है, तो 6000 टू 8000 ml एयर यूज़ करता है 1 मिनट के अंदर। ओके, सो यहीं पर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे एंड फिर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ठीक है।